हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर को ऑलरेडी स्टार्ट किया। हमारे बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। रेगुलर लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, आप लोग देखते रहो, रिवाइज करते रहो। जितने क्विकली रिवीजन होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। चलो हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से अगला पार्ट देखते हैं, दैट इज राइबोसोम्स। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। लेट्स बिगिन। राइबोसोम्स, थोड़ा सा हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था एट द टाइम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज द ऑर्गेनेल which is present in both prokaryotes and eukaryotes. This is the only organelle that is present in both prokaryotes and eukaryotes. So the ribosome are the granular structures. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, granular structures, small granules जैसे दिखता है। First observed under the electron microscope as a dense particles by the जॉर्ज पैलाडे इन 1953। देखो बहुत अगेन सेम ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे जॉर्ज पैलाडे ने उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, तो हम उसको और एक बुलाते हैं। इनिशियली उसको बुलाया गया था पैलाडे पार्टिकल्स। जॉर्ज पैलाडे ने पार्टिकल्स ऑब्जर्व किया ना, इसलिए हमने उसको पहले बुलाया था पैलाडे पार्टिकल्स करके। ये भी इसका एक वर्ड है, इसको एक सिनोनिम जैसे हम यूज करते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाईलाइट करके रखो इसको, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब देखो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। तो आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए एज वेल एज द प्रोटीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली आरएनए एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अब मैंने ये शायद 5 से 6 बार ऑलरेडी एम्फसिस किया हुआ है। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय एनी membrane. The eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम में। यूकैरियोटिक है वो 80s है, while the प्रोकैरियोटिक जो है वो 70s है। अब इसका स्ट्रक्चर दिखता कैसे, देखो मैंने डायग्राम निकाल के रखी है आप लोगों के लिए, कंपैरिजन के लिए दोनों बाजू बाजू लगाई है। ये देखो ये 70s राइबोसोम है, हमने शायद पहले इस पे भी देखा हुआ है। और ये यूकैरियोटिक है, मैंने बाजू बाजू इसलिए रखी है। और देखो आप लोग सब्सटेंशियल डिफरेंस भी देख रहे हैं आप लोगों को। सो इसके 2 सब यूनिट होते हैं। इस सब यूनिट को हम बुलाते हैं दोनों साइड से, हाँ बराबर है, यस, लार्जर। ये ऑलरेडी किया हुआ है ना हम लोगों ने सब यूनिट, ये क्विकली करके आगे देखेंगे। एंड इसको बुलाते हैं हम लोग स्मॉलर। सब यूनिट ऊपर वाला है लार्जर है। अब देखो प्रोकैरियोटिक के केस में लार्जर इज 50, स्मॉलर इज 30। लार्जर कितना है 50s एंड स्मॉलर इज 30s। वाइल यूकैरियोटिक के केस में लार्जर इज 60 एंड स्मॉलर इज 40। अब मैंने उस दिन भी बताया इनकी एडिशन आप लोगों को 100 नहीं करनी है, और इसकी भी एडिशन आप लोगों को 80 नहीं करनी है। इनका है क्या 70s है और 80s है। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, जैसे ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं ना, एस स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो जब ये 2 यूनिट कंबाइन होते हैं तो सेडिमेंट कब होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बेसिस पे हमने लिखा है। ये स्वेडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये यूनिट डेवलप किया हुआ है। नाउ देखो इट इज इनडायरेक्टली, हाँ ये देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं जिसको हाईलाइट करके रखता हूँ आप लोगों के लिए, आप देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो the 2 subunit ATS are 60 plus 40, 60 and 40, that 70s ribosomes has 50 and 30. S stands for the Swedberg unit, that is nothing but the sedimentation coefficient, यही देखा हमने। It is indirectly, देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है, indirectly a measure of density and size। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको आता है। It is directly a measure of density and size. No, it is indirectly, ये याद रखना। और राइबोसोम का काम क्या होता है, कोई बताओ मुझे, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ राइबोसोम्स? हाँ, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस
ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आते। हाँ, इसका डिटेलिंग हम लोग करने वाले जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एक साइटोस्केलेटन नाम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो हमने देखा, लाइक दे आर प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल। elaborate network of the proteinaceous structures consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments। मतलब क्या होता है देखो, देखो मैंने शॉर्ट नोट में लिख कर दिया है आप लोगों को, बहुत ज्यादा डिटेल की आपको जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही दिया है मैंने। हाँ, एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं है। देखो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको हम साइक्लोसिस भी बुलाते हैं। हाँ, साइक्लोसिस दैट इज जहां पे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स है ना, उनमें वो जो साइटोप्लाज्म घूमना चाहिए, जो लोकोमोशन में भी अल्टीमेटली हेल्प करता है, उसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बुलाते हैं या साइक्लोसिस बुलाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नथिंग बट द मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। They are important in the cytoskeleton and they form the spindle fibers, basal bodies of cilia as well as flagella। हम लोग देखने वाले अभी cilia and flagella क्या होते हैं, वहां पे हम लोग वापस माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में देखने वाले। हाँ, स्पिंडल फाइबर्स जब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां पे काम में आने वाले। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट जैसे हमारे हेयर केराटिन में, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में, मसल्स में, इनके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि हम लोगों को ये साइटोस्केलेटन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन द साइटोप्लाज्म। कलेक्टिवली दे आर नोन एज साइटोस्केलेटन। देखो बहुत बार ऐसा होता है, छोटा सा तो टॉपिक है, क्या पढ़ना है, ऐसे करके हम इसको इग्नोर कर देते हैं और इसी पे क्वेश्चन आता है। हाँ, द साइटोस्केलेटन इज इन्वॉल्व इन द मेनली 3 फंक्शंस। देखो मैं इसको ना याद रखने के लिए आपको बताता हूं, दिस फंक्शंस आर 3M। 3M है, कौन कौन सा? पहला मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज मोबिलिटी भी बुला सकते हैं, या एबिलिटी टू मूव, सेल को मूव करने में। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखा ना हमने, साइक्लोसिस, उसमें आता है। सेकेंड आता है मैकेनिकल सपोर्ट। सीक्वेंस ठीक है आगे पीछे, पर 3M है, ये याद रखो, मैकेनिकल सपोर्ट, ये है मैकेनिकल सपोर्ट। एंड थर्ड वन होता है मेंटेनेंस ऑफ शेप। थर्ड एम है मेंटेनेंस शेप। मेंटेनेंस ऑफ शेप, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो 3M ऐसे याद रखो, क्वेश्चन आएगा तो इस पे ही मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं इनके फंक्शंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन, इज नॉट फंक्शन, इस पे क्वेश्चन बहुत कॉमन मिलेगा आपको। तो ज्यादा है नहीं, पर आप इग्नोर करोगे तो आपका मार्क्स चले जाएगी। चाहे तो ये देख लो जल्दी, आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। हाँ, एक्स्ट्रा है इसलिए मैं दिखा रहा हूं। अब देखेंगे हम लोग cilia and flagella। These are very important structures that can be seen in case of prokaryotic as well as eukaryotic cells। cilia that is cilium और flagella that is flagellum, singular उनके एक एक कम बार होते हैं, पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। cilia आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर। ये मालूम है आपको, ये ओर क्या होता है? हाँ, लाइक मराठी में बता देता हूँ, हिंदी में उसको बुलाते चक्कू, बट जैसे हम लोग देखे ना, लाइक बल्लव म्हणतो आपण, लाइक बोट होती है, उसको आगे धकेलने के लिए, मतलब बोट से आप जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आजकल तो सारी इंजन वाली देखी है आप लोगों ने, पर ऐसे होता है, देखो ये ऐसे के सामने ऐसा होता है। हाँ, और इसको हिलाते हैं, मतलब इसको हिला हिला कर हम लोग क्या करते हैं, पानी को पीछे ढकेलते ताकि हमारी बोट आगे चली जाए, तो उसको ओर बुलाते हैं। ये ओर्स causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। flagella are comparatively large। ये बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों को कि इनके स्ट्रक्चर्स पे, यहाँ पे क्वेश्चन है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ना, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते ही है। flagella are comparatively longer and responsible for the cell movement। सिलिया का भी काम आइदर सेल को मूव करना है या लाइक मटेरियल को मूव करना है, बट दोनों सेल मूवमेंट के ही काम है।
द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, देखो मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया also possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella. स्ट्रक्चरली दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, फंक्शनली बोथ आर सेम। स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, फंक्शनली सेम है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सिलियम और फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के पास कवरिंग है, सिर्फ अकेले के पास नहीं, किसी आइदर सिलिया और फ्लैजिलम दोनों के पास है। क्योंकि ऊपर बोला ही है ना हमने, ये सेल मेम्ब्रेन से ही बने, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, ऐसे बोला ना हम लोगों ने, ये देखो यहाँ पे। हाँ हाँ, देयर कोर इज कॉल्ड एज एक्सोनिम, में डायग्राम में दिखाता हूं आप लोगों को, विच पोजेसेस माइक्रोट्यूब्यूल्स, अभी तो पढ़ा था हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। देखो दिस इज नथिंग बट द कोर। अगर आप ये देखो, ये ऐसी सिलिया है, मतलब मैं ना आपको इससे दिखाता हूं, देखो सपोज ये फ्लैजिला या सिलिया है, ठीक, और मैंने अगर इसके ऐसे 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 बहुत सारे थिन सेक्शंस लिए, हाँ एक सिलिया फ्लैजिला पकड़ी मैंने, और लाइक हाँ आप बोलोगे सर ये क्या, एक तो बैक्टीरियल सेल है या नॉर्मल सेल दिखाई नहीं देती और उसका आप सिलिया और फ्लैजिला की बात करें, कर सकते हैं हम लोग, टेक्निकली पॉसिबल है आजकल तो। और उसके अगर थिन स्लाइसेस लोगे, तो थिन स्लाइसेस लेने के बाद उसको अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, उसका हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है। क्या किया है, उसी का हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, दिख रहे हैं आप लोगों को। सो ये सारे है वो क्या है, ये उसका टोटल एक्सोनीम है। एंड दिस एक्सोनीम के पास क्या होता है, देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। देखो ना, इसमें आप देखोगे ये पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस का मतलब ये ऐसी सिलिया फ्लैजिला, सॉरी ये ऐसी सिलिया फ्लैजिला है, इसके नंबर ऑफ सेक्शंस लिए और ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैक हुए, तो दे आर रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस है। The axonym usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules। दिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ ये पेरिफेरली अरेंज 9 है। अब देखो, हाँ आप लोग बोलते कि ये सीरियसली 9 है क्या, तो मैं आपको गिनवा कर दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 दिख रहा है ना सब लोगों को नंबर, हाँ दिख रहा है। 2, ये डबलेट की बात कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर हम एक बुलाएंगे, हाँ इन दोनों को मिलाकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, 9 है, यस करेक्ट है। ऐसे ही होगा ना, बट ऑब्वियसली हाँ सिर्फ आपको एक बात तसल्ली हो जाए इसलिए मैंने किया हुआ है। हाँ तो ये ऐसे पेरीफेरल है, एक सेंट्रली अटैच्ड है, सेंट्रली लोकेटेड, अटैच नहीं सॉरी, सेंट्रली लोकेटेड है। Such an arrangement of axonal microtubules is referred as 9+2 array. The central tubules are connected by the bridges and is also enclosed by the central sheath। देखो डायग्राम में आप लोगों को दिखाई देगा, ये देखो, हाँ ये यहाँ पे ब्रिज से है और इट इज बाय द सेंट्रल शीथ से वो अटैच्ड है, which is connected to one of the tubule of the each peripheral doublet by the radial spokes। दिख रहे हैं आप लोगों को, आपको यहाँ पे लेबल दिख रहा है, ये देखो ये सेंट्रल शीथ के साथ यहाँ पे, ये क्लियर है ना आपको, हाँ ये कलर क्लियर दिख रहा है, ये देखो ये सारे है वो क्या है, रेडियल स्पोक्स है। एंड आगे देखो द दे आर पेरिफेरल डबलेट्स बाय द रेडियल स्पोक, दस द 9 रेडियल स्पोक्स, देखो टोटल 9 ही हो गए ना, डबलेट एक डबलेट के पास एक रेडियल स्पोक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक डबलेट के पास एक रेडियल स्पोक है, जो एक डबलेट है ये दोनों का एक डबलेट हुआ ना, इस डबलेट एक सिंगल डबलेट के पास क्या है, एक रेडियल स्पोक, तो टोटल रेडियल स्पोक्स कितने होंगे, 9। हाउ मेनी रेडियल स्पोक्स वुड बी देयर, 9, बट ऑब्वियसली गुड। Thus there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by the linkers. Both the cilia and flagellum emerge from the centriole like structure called as basal body। तो इनको देखो यहां से कहां से आते हैं ये, इनका जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जब हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एपिथेलियल टिश्यू में देखे थे, तब देखो इनके बीच में देखो ये क्या है, अब ना यहां से थोड़ा ये पार्ट रब कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ये मैंने रब किया है। अब देखो मैं यहाँ पे
रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये लिंकर की जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये देखो ये दो रेडियल्स मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं आप लोगों को क्लियरली। मैंने जहां पे रेड किया है, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय द लिंकर्स। देखो एक दूसरे के साथ लिंकर से कनेक्टेड है, दिख रहे हैं ना ये रेड कलर वाला पार्ट। हाँ तो ये देखो, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। हाँ यहाँ पे वो कनेक्टेड है, इसको इसको बुलाया ही गया देखो इंटर डबलेट ब्रिज, जिसको हमने लिंकर बुलाया। क्या बुलाया इसको? इंटर डबलेट ब्रिज। ये भी लेबल याद रखो, हाँ इसको बहुत बार आपको पूछा जाता है, इस लेबल पे क्वेश्चन आता है डायग्राम पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है centrosome and centriole. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called as centrioles. देखो centrosome, अब हमने उस दिन देखा हुआ है, centrosome is exclusively present in animal cell. It is usually absent in plant cell. मैंने आपको कमेंट करके बताने के लिए पूछा था कि why it is absent in the almost क्यों लिखा है, why not in all plant cells, almost in all plant cells क्यों लिखा? तो देखो इसका स्ट्रक्चर है, ये इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये क्या है? ये सेंट्रोजोम है विथ सेंट्रियोल। देखो मैंने क्या किया है, व्हाइट कलर की जो बॉर्डर दी है, मेम्ब्रेन नहीं है, बॉर्डर है सिर्फ। हाँ उसमें ये ऐसे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये येलो कलर के, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो दे आर सराउंडेड बाय द अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। आप लोगों को अगर याद है तो मैं आपको वापस एक बार आपकी एनिमल सेल के डायग्राम की तरफ लेकर जाता हूं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखो ये सेंट्रियोल, हमने उस दिन भी बात की थी हाँ प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे दिख रहा है आपको सेंट्रियोल। हाँ तो देखो इसको कोई कवरिंग नहीं है, इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन। बट आप यहाँ पे भी देखो, मैंने उस लेक्चर में भी बताया, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ ये बहुत जरूरी है समझना इसका लोकेशन, क्योंकि जो चीज आपको एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं की है ना, मैं वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आगे जाकर। हाँ देखो चलो हम लोग देखते हैं। टू द ईच अदर एंड हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टव्हील। अब ये कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे दिखता है, ये बैलगाड़ी का चाक, लाइक बैलगाड़ी का पहिया है वैसे दिखता है, दैट इसको हम कार्टव्हील बुलाते हैं। देखो ये कैसे 9 के ट्रिपलेट्स है यार, ट्रिपलेट के टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय द रेडियल स्पोक्स। देखो यहाँ पे भी आपको कितने स्पोक्स दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसे 9 स्पोक्स में दिखाई देंगे। अब देखो मैंने ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये एक रेफरेंस बुक से उठाई हुई डायग्राम है, एबीसी ऐसे करके स्ट्रक्चर्स है, एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है ट्रिपलेट्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑल्सो। देखो यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे वो कैसे कनेक्टेड है आप लोगों को दिखाता हूं। मेरे को सी ऑफ द प्रीवियस वन इज कनेक्टेड टू द ए ऑफ द नेक्स्ट वन, सी ऑफ द दिस वन इज कनेक्टेड टू द ए ऑफ द नेक्स्ट वन, C2A मैंने एबीसी मैंने अपने आपको समझाने के लिए नाम दिए, उसको एबीसी ऐसे नाम नहीं होते। ये C2A एंड C2A ऐसे कनेक्शंस बने हुए। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये समझना इनके अरेंजमेंट, क्योंकि ये ना हम लोगों को इसमें दिया नहीं है, एनसीईआरटी ने ये डायग्राम नहीं दिए, तो आपको इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils which are made up of tubulin protein. They are made up of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is the triplet. देखा ये peripheral fibril है which is made up of a triplet. This is peripheral fibril है and it is made up of triplet. 3 प्रोटीन से बना है ABC, मैंने उसको नाम दिया है ABC। हाँ इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इतना ही बताया, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, मैंने दिखाया ना आप लोगों को अभी येलो कलर से, C2A ऐसे कनेक्टेड है, तो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हब। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये इसको सेंट्रल पार्ट को हम क्या बुलाएंगे, हब। देखो सेंट्रल रॉड है उसको हम हब बुलाते हैं, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक्स, जैसे हमने वहां पे भी देखा था, मेड अप ऑफ प्रोटीन। सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया, अभी हम लोगों ने सिलिया फ्लैजिला में वही देखा ना,
कि लाइक सिलिया एंड फ्लैजिला दे ओरिजिनेट फ्रॉम द, कहां से, सेंट्रियोल से होते हैं, देखा है ना अभी। हाँ, एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। क्यों एनिमल सेल? क्योंकि ये एनिमल सेल के पास ही है, ये प्लांट सेल में होते ही नहीं है। हाँ, आई बात समझ में? चाहे तो ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर रखो आपके पास। हाँ, आपको क्लीन करके दिखाऊं क्या, या ऐसे समझ में आ रहा है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं? ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल दैट वी आर सपोज टू डिस्कस नाउ, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नथिंग बट द ब्रेन ऑफ द सेल। हाँ, न्यूक्लियस एज अ ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन as early as in 1831। देखो, because it is larger in size, it can be visualized under the microscope very easily। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में आपको देखा था आपने, ह्यूमन चिक सेल्स एंड अनियन सेल्स की डायग्राम दिखाई थी, वहां पे सेंट्रली लोकेटेड मैंने न्यूक्लियस दिखाया था। लेटर मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई was given the name chromatin by फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम का, ये फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है। द इंटरफेस न्यूक्लियस, अब यहाँ पे जो बोला गया है ना, उसका रिलेशन हमें थोड़ा सा अगले चैप्टर में आएगा। इंटरफेस सेल साइकिल की एक फेज होती है जहां पे सेल प्रिपेयर्स फॉर द डिवीजन, उसको हम इंटरफेस बुलाते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, दोज आर कॉल्ड एज क्रोमैटिन। देखो यहाँ पे आपको ना दिए, ये एक्चुअल रियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाली डायग्राम है, ऐसे नहीं बोलता, पर यहाँ पे समझना थोड़ा दिक्कत जाता है, तो मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, ये डायग्राम निकाल कर, ये देखो, ये है अपना न्यूक्लियस सपोज। हाँ, ये इसमें दो व्हाइट कलर की दिख रही है, दैट इज डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन केस, और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन। हाँ, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। अंदर आपको ये थ्रेड लाइक दिख रहा है सब कुछ, दिस इज नथिंग बट द क्रोमैटिन। जब देखो हमारे क्रोमोसोम्स व्हेन दे आर नॉट इन द डिवाइडिंग स्टेट, मतलब आप उनको डिवाइड नहीं करना है, तो हमारे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर लंबा चौड़ा एक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका डिटेलिंग हम लोगों को है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एमबीआई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करके जो चैप्टर है, उसमें हम लोगों को देखना ही देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे, उसको हम पैकेजिंग के टॉपिक के अंदर देखेंगे। हाँ, तो ये जो एंटायर क्रोमोसोम है, देखो हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है? हाँ करेक्ट, हमारे पास 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स है। अब ये क्रोमोसोम कैसे बने हुए, ये एक दूसरे के साथ लंबा चौड़ा थ्रेड बनाकर बैठे। हाँ, बाद में उसका कंडेंसेशन कैसे होगा, उसमें क्रोमोसोम आप जो इमेजिन करते हो वो क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो सारा मटेरियल है उसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो फ्लूइड है उसको क्या बुलाएंगे हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। आप देखो उसके पास ये ऐसा, हाँ, जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोलस। कहां पे काम में आता है देखते हैं। अब देखो, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बुलाते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एंड ये न्यूक्लियर एनवलप जो है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें ना स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, उनको बुलाते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर जो बनेगा वो बाहर आना चाहिए, ये न्यूक्लियस के बाहर जो बन रहा है उसको किसी किसी चीज को अंदर लाना है, तो इसके लिए न्यूक्लियर पोर्स हेल्प करते हैं। चलो देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है हम लोगों को क्विकली। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर द स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। सिंगुलर न्यूक्लियोलस जो मैंने आपको ब्लू कलर से दिखाया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड द न्यूक्लियर एनवलप इज कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद द स्पेस ऑफ 10 to 50 नैनोमीटर। जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है उसमें जो उसकी थिकनेस है वो कितनी है? 10 to 50 नैनोमीटर, बहुत ही थिन है। forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears the ribosomes on it. ये हमने already कल देखा हुआ है। There are at places the nuclear envelope is interrupted with minute pores जिनको हम बुलाते हैं nuclear pores.
These nuclear pores are the passage through which movement of RNA protein molecules take place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in number of the nuclei are frequently observed. अब मुझे बता देना आप लोग कमेंट करके ऐसी कौन सी सेल्स आप लोगों ने पढ़ी है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। हाँ, आपने ये पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है, इसी लेक्चर सीरीज में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप मुझे बताओगे ऐसी कौन सी सेल्स है, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं। विथ एग्जाम्पल मुझे चाहिए। एंड देयर आर सर्टन सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, जैसे आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस होती है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन, जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था। न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. The content of nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm. That means they do not have the membrane. Huh? It is the site for like synthesis of active rRNA. rRNA बनाने के काम में आते ही न्यूक्लियोलाई। और अगला स्टेटमेंट देख लो, मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जितने ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस जिसका होगा, जिस सेल में चल रहा है, उसमें मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई। जनरली ये 2 to 5 के रेंज में हो सकते हैं, 2 to 4 या 2 to 5 के रेंज में हम बुलाते हैं इसको। एक तो होता ही है, पर जनरली आप लोग देख सकते हैं 2 to 5 के रेंज में भी न्यूक्लियोलाई नॉर्मली दिखाई देते हैं हम लोगों को। अब हम ना इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले, दैट इज क्रोमोसोम के बारे में। देखो मैंने अभी आपको बताया था, लाइक आप लोगों के दिमाग में ना एक चीज फिट बैठी हुई है, क्रोमोसोम देखा तो आपको यही याद आता है। आपके हिसाब से क्रोमोसोम सिर्फ ऐसे ही दिखना चाहिए, बराबर है? हाँ, पर मैं आज आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूँ। क्रोमोसोम ऐसा कब दिखता है, हाँ, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले ये देख लेते। You may recall the interphase nucleus has loose and distinct network of nucleoprotein fibers called as chromatin. अभी दिखाया है मैंने। But during different stages of cell division, cell shows the structured chromosome in place of nucleus. Nucleus नहीं होता, वो nuclear membrane निकल जाती है, सब कुछ होता है, और उसकी जगह पे हमें chromosomes दिखाई देना शुरू होता है। Chromatin contains DNA and some basic proteins called as histones. Chromosome नहीं बोला है, इसको chromatin बोला है। Some non-histone proteins and also RNA. A single human cell has approximately 2-meter long thread of DNA distributed amongst the 46 that is 23 pairs of chromosome. हाँ, ये हम लोग वापस उसमें देखने वाली है, पर अब देखो मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ। देखो, एक कोई भी क्रोमोसोम है, सपोज आपने जो आज तक इमेजिन किया है, या आपने आज तक जो क्रोमोसोम की एज अ क्रोमोसोम डायग्राम देखी है, ऐसे देखिए। अब इस क्रोमोसोम में क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द वन क्रोमोसोम। ये एक है वन क्रोमोसोम। आप बोलोगे सर एक नहीं दो है, हम लोगों को बहुत बार किसी किसी ने गलत भी बताया है, पर एक देखो, ये एक क्रोमोसोम है और इसमें ये मैं क्या कर लेता हूं उसको दो, इसमें ना ये एक क्रोमैटिड है, मतलब ये ऐसी एक क्रोमैटिड है, और कलर ही चेंज करेगा तो आपको पता चलेगा ये ऐसी एक क्रोमैटिड है। हाँ, जो एक ब्लू कलर की लाइन है, और दिस इज नथिंग बट द सेकेंड क्रोमैटिड। ये भी एक क्रोमैटिड है। अब देखो, जब सेल डिवीजन हो रही है तब उसमें दो क्रोमैटिड्स होंगे, अदरवाइज ऐसा भी दिखाया तब भी ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम है। ये भी एक कंप्लीट क्रोमोसोम है, ये भी एक कंप्लीट क्रोमोसोम है। यहां से वहां जाने के लिए उसको एक बीच में स्टेज आती है जिसको हम एस फेज बुलाते हैं, जहां पे उसके लाइक सेकेंड क्रोमैटिड प्रोड्यूस किए जाते हैं या सिंथेसाइज किए जाते हैं। और जो आपको एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिखाई है, ये देखो इसमें कितने क्रोमैटिड से, आप बताओ मुझे। यहाँ पे दो है ना, ये एक है और ये एक है, ऐसे दो क्रोमैटिड से। ये कलर नहीं दिख रहा है क्या? चलो वापस, ये एक है और ये एक है। अब ये दो क्रोमैटिड से इसमें,
बराबर है। एंड दीज क्रोमैटिड्स और द एंटायर क्रोमोसोम शोज द कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, उसको हम बुलाते हैं, यहां पे ये जो दिख रहा है ना, इसको बुलाएंगे हम सेंट्रोमियर। क्या बुलाएंगे? सेंट्रोमियर। एंड अराउंड द सेंट्रोमियर देयर आर स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। ये ग्रीन कलर के दो डिस्क दिख रही है आप लोगों को, ग्रीन कलर की डिस्क दिख रही है, इनको बुलाते हम काइनेटोकोर्स। नाम दिया हुआ है यहाँ पे काइनेटोकोर। वो ग्रीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है। अब देखो, सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, हर क्रोमोसोम में आपको ये गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा ही देगा। हाँ, वो उसको बुलाते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रोमियर वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये देखो यहाँ पे आपको दिए हुए। इफ सेंट्रोमियर इज सेंटर, एट द सेंटर, इसको बुलाएंगे हम मेटासेंट्रिक। एग्जैक्टली एट द सेंटर। हाँ, अब दूसरे डायग्राम में देखो, इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। ये देखो, ऊपर का थोड़ा छोटा आर्म है, नीचे का थोड़ा छोटा बड़ा आर्म है, तो उसको बुलाएंगे हम, क्या बुलाएंगे बताओ मुझे? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। बराबर है, इसको बुलाएंगे हम सब मेटासेंट्रिक। अब इसमें देखो, इट इज मच अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ऊपर का आर्म बहुत ही छोटा हो चुका है, ऊपर का आर्म बहुत ही छोटा हो चुका है, तो उसको बुलाएंगे हम एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक। एंड फोर्थ टाइप है जिसमें सेंट्रोमियर इज यूजुअली प्रेजेंट एट द वन एंड। यहां पे ये ऊपर के छोटे आर्म्स जो है ना, उनको कंसीडर भी मत करो। और इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बुलाते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या बुलाएंगे? टीलोसेंट्रिक। हाँ, अल्मो ये दे आर एट द एंड, वो टॉप पे ही। और मैं जाते जाते एक चीज बताता हूँ, ह्यूमन में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता ही नहीं। ह्यूमन में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता ही नहीं। हाँ, अब आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द मिस्टेक इन द एनसीईआरटी। हाँ, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, दिस इज द मिस्टेक इन द एनसीईआरटी। आप लोगों को समझना जरूरी है, मैं क्या बता रहा हूं सुनो। ये एक बड़ी मिस्टेक है एनसीईआरटी में। यहां पे उन्होंने किया है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को लेबल। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज नॉट हियर, इट शुड बी हियर। दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को? गड्ढा। सो ये एनसीईआरटी के इंग्लिश वर्जन में मिस्टेक है। दिस इज नॉट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बीच में है। आप चाहे तो उसका हिंदी वर्जन देख लो, हिंदी वर्जन में ये बराबर दिया है। ओके, समझ लो, लेबल करने के लिए जरूरी पड़ जाएगा। यहां पे न्यूक्लियस खत्म हुआ। अब एक लास्ट का छोटा सा टॉपिक है ये, जिसको हम बुलाते हैं माइक्रो बॉडीज। हाँ, छोटे से 1-2 लाइन में ही दिया है, इससे ज्यादा आपको दिया ही नहीं। सॉरी, एक सेकंड, ये मैं तो यहाँ पे इसको दिया है, देखो मतलब मैं क्यों बता रहा था, ये गलती क्या है। इस साइड को सैटेलाइट बुलाया और इस साइड को सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बुलाया, ऐसे तो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो दोनों सेम एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड पे सैटेलाइट है और एक क्रोमैटिड पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? हाँ, कहना क्या चाहते हो वो तो बताओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ, यहाँ पे देखो सैटेलाइट के बारे में क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है। सॉरी, मैं भूल गया था, वापस हम लोग, मुझे लगा मैंने ऑलरेडी बता दिया है। समटाइम्स अ few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of the small fragment called a satellite. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के वजह से बनने वाला रीजन जो है, उसको, उसके ऊपर छोटा सा फ्रैगमेंट बनेगा, उसको सैटेलाइट बुलाएंगे। याद रखो, ये इंग्लिश वर्जन ऑफ एनसीईआरटी हैज दिस मिस्टेक। दिस इज नॉट एक आर्म पे आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरे आर्म पे आपको लाइक सैटेलाइट दिखेगा, ऐसे नहीं होगा, दोनों पे सैटेलाइट ही होगा। हाँ, लाइक एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज होती है वो, ऐसे नहीं चलेगा।
अब आते हैं माइक्रोबॉडीज की तरफ। Many membrane-bound minute vesicles called as microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cells. हाँ, इसमें बहुत सारे पेरोक्सिसोम है, ग्लाइप्सिसोम है, हाँ, ऐसे जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बुलाते हैं माइक्रोबॉडीज, जो एंजाइम बाउंड वेसिकल्स है। हाँ, बहुत सारे लाइक सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, इसको हम बुलाते हैं एंजाइम बाउंड वेसिकल्स, एंड दे आर रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेल चैप्टर खत्म हो चुका है। देखो हम लोगों ने ऑलमोस्ट पहले यूनिट के 4, दूसरे यूनिट का मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी डाला हुआ है, वो शुरू हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया, सेल कंप्लीट हो गया, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, बी प्रिपेयर्ड। आप लोगों को ये वीडियोस देखकर अगर कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू drop a message on our Telegram group. We are bound to answer your doubts and everything will be at free of cost. Thank you very much. Stay tuned, stay connected.